नमस्कार। मैं जीआरएस न्यूज के लिए गिरीश सिकरवार। 2014 के बाद जब मोदी सरकार कांग्रेस के भ्रष्टाचार की बात करते हुए सत्ता में वापस लौटी तो देश की आम जनता को यह भरोसा था कि नई सरकार भ्रष्टाचार को मामले को लेकर कुछ न कुछ जरूर करेगी, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री उस समय बात करते थे, न खाऊंगा और न खाने दूंगा। जिस तरह से उन्होंने मीडिया या अन्य संसाधनों के जरिए खुद की छवि बनाई और कांग्रेस की छवि इस तरह की बनाई कि कांग्रेस भ्रष्टाचार का स्वरूप है और उसे मुक्त करके ही देश में विकास और सत्ता की जो ज़रूरतें हैं पूरी की जा सकती हैं। उस समय प्रधानमंत्री ये भी बात करते थे कि कांग्रेसियों का जो पैसा विदेशी बैंकों में जमा है वो वापस आएगा तो सभी लोगों के खाते में 15-15 लाख रुपए यूं ही आ जाएंगे और लोगों को बढ़ते हुए आय कर से भी मुक्ति मिलेगी। क्या हुआ क्या नहीं हुआ ये सभी बातें आपके सामने हैं, लेकिन जिस तरह से राम मंदिर में चढ़ावा और दान को लेकर जिस प्रकार से बातें निकल के आईं, एसआईटी की रिपोर्ट भी आने का दावा किया जा रहा है, निश्चित तौर पर उससे न सिर्फ भारतीय जनता पार्टी बल्कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की भी मुश्किलें बढ़ती हुई दिख रही, क्योंकि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो कि राम जन्मभूमि में मस्जिद बनाने को लेकर क्षमा करें, बाबरी मस्जिद की जगह मंदिर बनाने के लिए निरंतर अभियान चलाता रहा है और जब प्रधानमंत्री ने, जो कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक के प्रचारक भी रहे हैं, उन्होंने जब मंदिर बनाया तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी ही नहीं बल्कि आरएसएस ने भी इस मामले में अपनी पीठ ठोकी। राम जन्मभूमि पर राम जी का भव्य मंदिर बना और किस तरह से आधे अधूरे मंदिर में राम के विग्रह की स्थापना की गई, प्राण प्रतिष्ठा की गई। उस समय भी शंकराचार्य समेत तमाम जो धर्म के विशेषज्ञ हैं उन्होंने ये कहा था कि अधूरे मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा नहीं की जा सकती है, लेकिन चूंकि उस समय 2024 के लोकसभा चुनाव में इस मुद्दे का फ़ायदा उठाना था, इसी को लेकर जल्दी फल्दी में ये किया गया। और इसके बाद अब जब संघ के ही, पहले मैं आपको जानकारी दे दूं कि पहले जो ट्रस्ट बना हुआ था राम जन्मभूमि का, उसमें न सिर्फ शंकराचार्य बल्कि विभिन्न अखाड़ों के महंत मठाधीश उसमें शामिल थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने सबसे पहले उस ट्रस्ट को अलग किया और उसमें अपने लोगों को भरा और किस प्रकार से चंपत राय समेत तमाम लोग इसमें शामिल हुए
और आपने देख लिया किस प्रकार से 200 करोड़ के चढ़ावे के गायब होने की बात की जा रही है। एसआईटी की रिपोर्ट भी इस समय आ चुकी है, लेकिन एसआईटी में दोषी कौन पाया गया है, क्या उसके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज होगी? होना तो ये चाहिए था कि सबसे पहले एसआईटी बनाने से पूर्व मुकदमा दर्ज होता और इस मुकदमे के दर्ज होने के बाद निश्चित तौर पर ये सभी बातें की जानी चाहिए थी। एसआईटी जांच कराते और जो दोषी होता उसके खिलाफ जेल भेजने या जिस तरह की कार्रवाई होती। लेकिन इस बीच आपको ध्यान हो कि उज्जैन में भी एक महाकाल सर्किट बना था, तमाम व्यवस्थाओं में परिवर्तन हुआ। जिस महाकाल के दर्शन आम लोग थोड़े बहुत पैसे में कर सकते थे, वो महाकाल ने निश्चित तौर पर ये उस जगह व्यवस्था बदलने से अब लोगों को दर्शन करने में परेशानी होने लगी और उनके जेब पर भी भारी पड़ा। वहीं के जो कि मुख्यमंत्री इस समय मध्य प्रदेश के मोहन यादव हैं, जो वहाँ विधायक हैं, मुख्यमंत्री हैं, उनके और उनके परिवारीजनों की कल मीडिया के जरिए जो ज़मीन खरीदे जाने की बात सामने आई है, वो दर्शाने को काफ़ी है कि राम नाम की लूट है, लूट सके सो लूट, यानी कि भगवान के नाम पर भी लोग लूटने में लगे हुए हैं। किस तरह से मुख्यमंत्री बनने के बाद मुख्यमंत्री के परिवारीजनों की संपत्ति में कितनी वृद्धि हुई। हालांकि ये नगद वृद्धि नहीं है, ये अचल संपत्ति है जो कि प्लॉटों के रूप में, भूखंडों के रूप में दिखाई दे रही है। हालांकि मुख्यमंत्री का परिवार पहले से ही रियल एस्टेट के बिजनेस में रहा है, उनके पास भूमि हो सकती है, लेकिन जिस तरह से मुख्यमंत्री बनने के बाद उस स्थानों पर भूमि खरीदी गई जहां पर हाईवे का चौड़ीकरण होना था, विभिन्न विकास योजनाएं सरकार की बनी और वहां लागू हुई, तो वो भूमि जो एक समय कृषि भूमि थी, वो आबादी की भूमि हो गई और उसमें अरबों रुपए का फायदा मुख्यमंत्री और उनके परिजनों को हुआ। यहाँ ये प्रश्न है कि क्या मुख्यमंत्री को इस विषय में जानकारी नहीं देना चाहिए, या भारतीय जनता पार्टी को उन्हें पद से नहीं हटाना चाहिए, क्योंकि सरकारी सेवक होता है, उसे अपने आमदनी की जानकारी सार्वजनिक करनी पड़ती है। लेकिन मुख्यमंत्री या जो जनप्रतिनिधि हैं, उनकी जानकारी सिर्फ लोकसभा चुनाव या विधानसभा चुनाव लड़ने पर ही दिखाई देती है। पद पर रहने के बाद कितनी उनकी संपत्ति बढ़ती है, इस संबंध में ना तो कोई पूछताछ होती न कोई पूछता। लेकिन जिस तरह से इंडियन एक्सप्रेस में छपी खबरों ने मुख्यमंत्री और उनके परिजनों की बढ़ती संपत्ति के बारे में सवाल खड़े किए हैं, तो निश्चित तौर पर यह दर्शाता है कि खाया भी है
और खूब 2 पीढ़ियों के आगे की व्यवस्था भी हुई है। देखना यह है कि क्या उत्तर प्रदेश में राम मंदिर को लेकर या उज्जैन में भूमि घोटाले को लेकर क्या भारतीय जनता पार्टी कोई कार्रवाई करेगी, या हम सभी लोगों को देश के रक्षा मंत्री की उस बात को ध्यान में रखना होगा कि यूपीए काल में भ्रष्टाचार को लेकर इस्तीफे होते थे, विभिन्न योजनाओं के फेल होने पर इस्तीफे होते थे, लेकिन मेरे सरकार में इस्तीफे नहीं होते। यानी कि कितना भी बड़ा कोई कारण हो जाए, लेकिन संबंधित विभाग का मंत्री इस्तीफा नहीं देगा। आज के ब्लॉग में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत। कल फिर किसी नए मुद्दे पर आपके साथ जुड़ने का प्रयास करूंगा। जय हिंद।